नमस्कार दोस्तों, एमएसएमई एजुकेशनल फोरम आपको हमेशा एमएसएमई के बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती रहेगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशन और प्रिविलेज दिए हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए। उसकी जानकारी हमेशा हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। और अगर आपको कुछ भी जानना हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8955803399 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है हमने, उसको भी ज्वाइन करने के लिए इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले लेक्चर में ये देखेंगे कि एमएसएमई है क्या, और धीरे धीरे करके हम आपको सारे एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो आज शुरुआत में हम केवल ये बताते हैं कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन को किस प्रकार से किया जा सकता है और एमएसएमई क्या है। एमएसएमई हम ये समझें कि हमारा इस देश की इकोनॉमी में क्या रोल है। तो एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा पिलर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। करीब 30 लाख यूनिट्स हैं और इस एमएसएमई ने 70 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। और एमएसएमई 6000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और 45% से ज़्यादा इसका शेयर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में है। और पूरे एक्सपोर्ट्स के बात की जाए तो करीब 40% शेयर एमएसएमई सेक्टर का है। तो अब हम ये सोचते हैं कि एमएसएमई का जो अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2020 से नया नोटिफिकेशन लेके आए और नए नॉर्म्स लेके आए एमएसएमई को रिक्लासिफाई करने के लिए। अभी तक क्या होता था कि एमएसएमई के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को अलग अलग लिया जाता था और उसके इन्वेस्टमेंट की अलग अलग लिमिट थी। पर अब कंपोजिट लिमिट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और टर्नओवर का पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था, वो अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस नए क्राइटेरिया की वजह से लगभग बहुत सारी यूनिट्स अब एमएसएमई में आ गई हैं। तो अभी जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है उसके लिए ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप एक माइक्रो यूनिट हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा एवं 10 करोड़ से कम 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगे। और मीडियम एंटरप्राइजेज होने के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि लगभग काफ़ी सारी यूनिट्स एमएसएमई में अब जाएंगी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि अब ये एक कंपोजिट क्राइटेरिया हो गया इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए भी जो पहले डिवीजन अलग अलग कर रखे थे अब वो एक ही साथ हैं। और अगर कोई एंटरप्राइजेज सीलिंग लिमिट को जो प्रेजेंट कैटेगरी है उससे क्रॉस कर जाती है तो वो इमीडिएट हायर कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। लेकिन अगर उसे हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आने के लिए लोअर कैटेगरी की दोनों कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि किसी भी जो यूनिट है माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए हमने ये कहा कि इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है वो 1 करोड़ रुपए है इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी, और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो 89 लाख है लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ 50 लाख हो गया, तो क्योंकि 5 करोड़ तक का ही टर्नओवर होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5.5 करोड़ का टर्नओवर होते ही वो माइक्रो से स्मॉल में चली जाएगी। लेकिन अगर उसका अब इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर सकती है। तो अब मान लीजिए उसका इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रुपए हो गया और टर्नओवर 8 करोड़ है। अब अगले 2 साल बाद उसका टर्नओवर हो सकता है किसी साल केवल 3 करोड़ ही रह जाएंगी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है
कि अब ये एक कंपोजिट क्राइटेरिया हो गया इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट को कैसे डेफिनेशन में समझेंगे, तो यहाँ हमको ये देखने वाली बात है कि जो पहले क्या होता था कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कंसिडर किया जाता था, जबकि अभी नेट इन्वेस्टमेंट विच इज डेप्रिशिएटेड आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रेट, यानी इनकम टैक्स रिटर्न में जो हम डेप्रिसिएशन लगाने के बाद नेट वैल्यू बताते हैं, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू बताते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात यह हो गई कि अगर हो सकता है कि आपने 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया हो 10 साल पहले और अब वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू अगर 80 लाख रह गई है, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइजेज हो सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज गवर्नमेंट ने दिया है कि जो पहले ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट देखी जाती थी, वो अब नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रेट। इसकी वजह से बहुत सारे एंटरप्राइजेज एमएसएमई में आ गए हैं। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी था वो किसी एग्जिस्टिंग एमएसएमई का 50 करोड़ था, लेकिन करंट डब्ल्यूडीवी 10 करोड़ है। तो अब क्योंकि वो 10 करोड़ रुपए है तो उसे स्मॉल एंटरप्राइजेज कह सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये मीडियम बनी रहने के लिए भी फर्दर 40 करोड़ रुपए के नए प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट लेकर आ सकती है, जबकि ओरिजिनल ओल्ड स्कीम में इस तरह की ओरिजिनल कॉस्ट को ही माना जाता था। टर्नओवर की बात करें तो यहाँ टर्नओवर का मतलब है कि टोटल टर्नओवर में से एक्सपोर्ट का टर्नओवर अपन माइनस कर लेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अगर कोई यूनिट एक ही पैन नंबर पर जीएसटीएन नंबर लेके अगर जीएसटी नंबर अलग अलग ले रखे हैं, तो उन सभी एक सिंगल पैन नंबर के बेस पर जितनी भी एंटिटीज क्रिएट की गई है, उन सभी एंटिटीज को एक साथ एग्रीगेट किया जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर रामलाल हैं, उन्होंने 4 अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रखी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म तो एक ही पैन नंबर पे खोली जाएगी, तो उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोप्राइटरशिप, इन चारों फर्म का टोटल टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा और चारों फर्म का टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट कंसिडर करेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई की वो किस कैटेगरी में होंगे, माइक्रो में, स्मॉल में या मीडियम में। अब इसमें क्या होगा, हम उद्यम रजिस्ट्रेशन लिया करते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि अभी आधार नंबर के जरिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है और ये केवल सेल्फ डिक्लेरेशन पे होता है, हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत अभी तक नहीं है। और जब सक्सेसफुल अपलोड रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है और एक ई सर्टिफिकेट आता है जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। इसकी किसी प्रकार की कोई फीस डिपार्टमेंट में जमा नहीं होती है। हालांकि अगर कोई जो भी आपके लिए सर्विस करेगा, कोई कंसल्टेंट होगा, तो वो अपनी फीस ले सकता है, पर डिपार्टमेंट इस तरह की कोई फीस नहीं लेती है। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ये एक परमानेंट नेचर का सर्टिफिकेट होगा, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी और कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होगा, ये अनलिमिटेड पीरियड तक होल लाइफ वैलिडिटी का होगा। अब आधार नंबर में हमको ये देखना है कि आधार नंबर ही जरूरत है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर आधार नंबर हमें किस किस के चाहिएंगे, अगर कोई प्रोप्राइटर फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर चाहिएगा, पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर लेकर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एचयूएफ के केस में कर्ता का, कोई कंपनी या और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम किसी एक अथॉराइज्ड सिग्नेटरी का आधार नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब नए रजिस्ट्रेशन की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो हमें देख लेनी चाहिए कि कोई भी एंटरप्राइजेज एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं फाइल करेगी और जितनी भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं
उन्हें अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2020 के बाद दोबारा से कराना पड़ेगा और उनका नए कानून के आधार पर रिक्लासिफिकेशन होगा। ऐसा है ना कि हो सकता है कि पहले आप स्मॉल में हो, अब माइक्रो में आ सकते हैं, पहले आप मीडियम में हो और अब स्मॉल में आ सकते हो। तो हमें उनका रिक्लासिफिकेशन नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। और जितने भी एग्जिस्टिंग एमएसएमई सर्टिफिकेट हैं, हमने अगर दोबारा से उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक ही रहेगी। तो हमें अभी अगर जिसने भी रजिस्ट्रेशन पुराने रजिस्ट्रेशन है उनके पास और उन्होंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करवा लें, और क्योंकि 31 मार्च 2021 के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। और अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने कोई एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उनको भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब ये सवाल आता है कि कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, HUF हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, कोई भी अंडरटेकिंग हो या कोई लीगल एंटिटी हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। तो इसी तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे एमएसएमई एजुकेशनल फोरम में। और अगर आपको ये चैनल मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे आपको कोई भी इसके बारे में बताते रहें, एमएसएमई के फायदे और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो वो आपको मिल सके। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मैंने जो ये नंबर दिया है इस पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसके एडवांटेज उठा सकते हैं। थैंक यू।